हेलो बच्चों, आज हम गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है और जो भारतीय इतिहास में एक महान शासक के रूप में दर्ज है। तो आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों के संदर्भ में। सबसे पहले बात करते हैं कि समुद्रगुप्त के पश्चात जो उसका ज्येष्ठ पुत्र था रामगुप्त, वह गद्दी पर बैठा, लेकिन वह बहुत ही अयोग्य शासक था। और उसके पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है, वो गुप्तों के शासक बना। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा किस तरह से गुप्त वंश को सुदृढ़ किया गया, इस संदर्भ में हम बात करने का प्रयास करते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, उसकी पूना और रिटपुर त्रामपत्रों से हमें ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नाग कुल में उत्पन्न कुबेर नागा के साथ विवाह किया था। नाग वंश उस समय एक प्रतिष्ठित वंश था और इस वंश की अनेक शाखाएं भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रदेशों पर शासन कर रही थी। नागवंश के समान ही वाकाटक वंश भी बहुत ही महत्वपूर्ण वंश था और यह दक्षिण और पश्चिम का एक शक्तिशाली वंश था। समुद्रगुप्त ने ऐसे शक्तिशाली राजवंश के साथ शत्रुता नहीं की। इसी से उसने अपने दक्षिण अभियान में इस वंश को राज्य पर इस वंश के द्वारा आक्रमण नहीं किया गया। उधर चंद्रगुप्त द्वितीय पश्चिमी भारत में मालवा पर, गुजरात पर और काठियावाड़ में शकों पर विजय प्राप्त करना चाहता था। इसलिए अपनी राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण वो वाकाटक जो नरेश था, जो गुजरात और काठियावाड़ के शकों पर आक्रमण करने वाली उत्तरी भारत के राजा को हानि भी पहुंचा सकते थे और लाभ भी पहुंचा सकते थे। तो उनसे उसने वैवाहिक संबंध स्थापित करने का निश्चय किया और इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी जो पुत्री है प्रभावती गुप्ता, उसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। इस संबंध में चंद्रगुप्त को शकों पर विजय प्राप्त करने में बहुत ही सुविधा हुई। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त की सहायता से जो उसकी पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, उसने वाकाटक राज्य का शासन संचालन किया और प्रभावती गुप्ता पर गुप्तों का बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि उसने अपने पिता के अनुसार ही शासन का संचालन करना आरंभ किया था। प्रभावती के पूना त्रामपत्रों में पूर्वी जो गुप्त लिपि है उसका प्रयोग मिलना, इससे पता चलता है कि प्रभावती पर गुप्तों का बहुत अधिक प्रभाव था। इसके अलावा जो वाकाटक जो वंशावली है उसके स्थान पर उसमें गुप्तों की वंशावली मिली है, जिससे यह पता चलता है कि वाकाटक वंश के ऊपर गुप्त वंश का गहरा प्रभाव पड़ा था। इसी प्रकार से शांति वर्मा के ताल गुंड अभिलेख से भी पता चलता है कि कदम वंश का जो शासक था काकुस्थ वर्मा, उसकी जो राजकन्या है वो गुप्त कुल में ब्याही थी। काकुस्थ वर्मा चूंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समकालीन था, तो हो सकता है कि उसने अपनी एक राजकन्या का विवाह चंद्रगुप्त का जो पुत्र था कुमार गुप्त के साथ किया हो। कदम वंश ब्राह्मण राजवंश था और जिसे प्राचीन जो साहित्यिक जो साक्ष्य है उसमें कुंतल प्रदेश का शासक कहा गया है। और ये जो कुंतल राजवंश था, ये दक्षिण भारतीय राजवंशों के साथ इस तरह से चंद्रगुप्त के जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, इससे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दक्षिण भारत में काफी प्रतिष्ठा फैल गई थी। विद्यार्थियों, अब बात करते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की शक विजय के संदर्भ में। शकों पर विजय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है।
शकों का जो राज्य था वो पश्चिमी भारत में गुजरात, काठियावाड़ और पश्चिमी मालवा के प्रदेशों पर था। यद्यपि समुद्रगुप्त के भय से तो उन्होंने गुप्तों के साथ मैत्री संधि कर ली थी, लेकिन जैसे ही उन्हें अवसर मिलता था वो भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार रहते थे। इसी तरह हमें विशाखा दत्त के जो देवी चंद्रगुप्तम जो नाटक है उसमें रामगुप्त के समय में जो शकों का आक्रमण हुआ है उसके संदर्भ में भी हमको उल्लेख मिलता है। शकों के उन्मूलन के लिए चंद्रगुप्त ने पूर्वी मालवा को अपना आधार बनाया और चंद्रगुप्त के जो संधि विग्रहिक थे शाह वीरसेन का एक हमें उल्लेख भिलसा के समीप उदयगिरी से मिला है और जिससे हमें ज्ञात होता है कि उसने शकों के विरुद्ध अभियान किया और उसने शकों पर विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त ने शकों को परास्त किया और उन पर विजय प्राप्त की और यहाँ जो अंतिम जो शक क्षत्रप था रुद्र सिंह तृतीय है उसका उसके द्वारा वध कर दिया गया और इसके साथ ही भारत में शक सत्ता का अंत हो गया। रुद्रसेन तृतीय के सिक्कों से भी हमें जो अंतिम जो ज्ञात तिथि मिलती है वो 388 या 397 मिलती है और उसके बाद हमें किसी भी शक क्षत्रप की जानकारी प्राप्त नहीं मिलती है। तो इनसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद पश्चिमी मालवा के क्षेत्र में शक क्षत्रपों की मुद्राओं के अनुकरण में अपनी रजत मुद्राएं प्रचलित की थी। इन सिक्कों पर सबसे पहले जो तिथि है वो गुप्त संवत की मिलती है और जो अंतिम जो शक जो शासक है रुद्रसेन तृतीय की तिथि हमें प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं कि जो शक विजय की गई उसके बाद चंद्रगुप्त को क्या उसके परिणाम निकले या क्या लाभ हुए। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद पश्चिमी मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र, काठियावाड़ के जो प्रदेश हैं वो गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आ गए जिससे अब पश्चिम में गुप्त साम्राज्य की सीमा अरब सागर तक पहुंच गई थी। इसी प्रकार से जो आधुनिक जो भड़ौच का जो बंदरगाह था वो भी अब गुप्तों के अधीन आ गया और मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र के जो प्रदेश थे वो उनके साथ अब उन पर आधिपत्य स्थापित होने के बाद गुप्तों के व्यापार में वृद्धि हुई और उस काल में ये जो जगह थी ये व्यापार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण केंद्र थे। इसके अलावा शक विजय के बाद चंद्रगुप्त ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन में स्थापित की और 58 ईसा पूर्व में शकों को पराजित करके उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत को चलाया और ये माना जाता है कि उसने ये जो महान परंपरा की स्मृति में चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की होगी। बच्चों अब बात करते हैं मेहरौली के लौह स्तंभ में जो अंकित जो शासक है चंद्र उसके विषय में। तो दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर कुतुब मीनार के समीप एक हमें लौह स्तंभ मिला है और उस पर एक अभिलेख खुदा हुआ है और जिसमें चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का हमें वर्णन मिलता है। इस अभिलेख में ना तो कोई तिथि ही अंकित है और ना ही किसी यह अंकित किया गया है कि चंद्र नाम का राजा कौन है। इस अभिलेख में जिस तरह की सूचनाएं हमें मिलती हैं उसके अनुसार इसमें उल्लेखित है कि चंद्र नामक एक राजा था और उसने अपनी भुजाओं से एक अधिराज्य की स्थापना की और उसका जो शासनकाल था वो दीर्घकालीन था। साथ में ही बंग युद्ध में उसने सम्मिलित रूप से आए शत्रुओं को भगा दिया था। इसी प्रकार से यह भी उल्लेख मिलता है कि उसने वाहलिकों को पराजित किया था और उसके शौर्य की से आज भी दक्षिण जो भारत है वो सुगंधित है। जिस समय यह अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया उस समय तक वह राजा मर चुका था और वह राजा अगर धर्म के क्षेत्र की बात करें तो वैष्णव धर्मावलंबी था और उसने विष्णुपद नामक पर्वत पर
विष्णु भगवान का ध्वज स्थापित किया था। तो ये जो जिस तरह का उल्लेख मिलता है, इन उल्लेखों के आधार पर अधिकांश इतिहासकार यह मानते हैं कि इस ये जो चंद्र है, इसका समीकरण चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ किया जाना चाहिए। यद्यपि इस स्तंभ लेख में कोई तिथि नहीं है, परंतु उसकी जो लिपि है वो निश्चित रूप से गुप्तकालीन है। इस अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में हमें और भी उपलब्धियों का प्रकाश पड़ता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बंगाल को जीता गया, वाहिलिक प्रदेशों को जीता गया और उसके द्वारा दक्षिणापथ पर पुनः आधिपत्य स्थापित किया गया। अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य विस्तार पर बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य की जो पश्चिमी सीमा है वो कम से कम पंजाब तक फैल गई थी और यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि वह बैक्ट्रिया क्षेत्र तक का जो क्षेत्र था वह उसके अधीन था। पूर्व में उसके साम्राज्य की सीमाएं बंगाल तक थी, दक्षिण पश्चिम में सिंधु डेल्टा, गुजरात और काठियावाड़ उसके अधिकार क्षेत्र में थे, जबकि जो दक्षिण के जो वाकाटक और जो कदम वंश हैं वो उसके प्रभाव क्षेत्र में थे। दक्षिण के और अन्य जो राजा थे वो भी उसके प्रभाव को स्वीकार करते थे। इस प्रकार भारत के एक बहुत बड़े भूखंड पर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का अधिकार हो गया था और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इतने बड़े प्रदेश पर किसी अन्य भारतीय शासक के द्वारा शासन नहीं किया गया था। अगर हम धर्म की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्म का मानने वाला था और उसकी मुद्राओं पर और गुप्त अभिलेखों में उसे परम भागवत कहा गया है। मेहरौली स्तंभ लेख में भी उसे स्पष्ट रूप से वैष्णव कहा गया है और उसने विष्णुपद नामक जो पर्वत है उस पर विष्णु ध्वज स्थापित किया था। इस तरह का हमको उल्लेख मिलता है, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि वह धर्म के क्षेत्र में वह एक धर्म सहिष्णु शासक था। महान विजेता और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ वह विद्या का अनुरागी भी था और बहुत सारे विद्वानों का आश्रयदाता भी था। जो संस्कृत के जो महान कवि हुए हैं कालिदास, वो चंद्रगुप्त के समय के जो नवरत्न थे उनमें शामिल थे। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त के शासनकाल में कला का, स्थापत्य कला और मूर्ति कला का भी विकास हुआ और इसीलिए भारत का जो सांस्कृतिक जो विकास है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में काफी बहुत पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था।